हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो टॉपिक है वो है एक बीजपत्री भ्रूण, उसका परिवर्धन और उसकी संरचना। यानी कि आज अपन बात करेंगे मोनोकॉट सी एम्ब्रियो। लास्ट वीडियो में अपन ने डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात की थी। आज अपन यहाँ मोनोकॉट एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। अगर अपन कंपैरिजन करें तो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो कुछ स्टेजेज हैं वो सेम है, लेकिन फिर भी डाइकॉट से मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो तुलनात्मक इजी माना जाता है। दूसरा कि डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन्स, जिन्हें आप बीज पत्र कह सकते हो, डेवलप होते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलिडन्स यानी कि केवल एक ही बीज पत्र डेवलप होता है। दूसरी चीज़ ये कि डाइकॉट एम्ब्रियो में अपन ने देखा था 4 सेल्ड स्टेज आती है, जिसे हमने क्वाड्रेंट यानी कि चतुष्टांशक भ्रूण कहा था। 8 सेल्ड स्टेज आती है जिसे हमने अष्टांशक प्राक भ्रूण कहा था। उसके बाद में ग्लोब्यूलर स्टेज आती है जिसे हमने गोलाकार प्राक भ्रूण कहा था। उसके बाद में हार्ट शेप्ड आती है, हृदयाकार। प्राक भ्रूण अवस्था आती है। उसके बाद में टॉर्पीडो, और तब जाकर के कंप्लीट एक परफेक्ट या जिसे हम कह सकते हैं परिपक्व व पूर्ण द्विबीजपत्री भ्रूण कौन सा? डाइकॉट डेवलप होता है। एक बीजपत्री में यदि हम बात करें तो यहाँ 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड, टॉर्पीडो शेप्ड, ये सभी स्ट्रक्चर या स्टेजेज हमें देखने को नहीं मिलती। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो प्रारंभिक डिवीज़न जो हमने वहाँ देखा था कि जैसे ये जाइगोट था, जो मैंने आलू का एग्जांपल दे करके आपको बताया था, उसमें फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं। एक बनती है आपकी एपिकल, एक बनती है आपकी बेसल। जहाँ बेसल सेल में कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमने पढ़ा था कि वहाँ सस्पेंसर बनता है। क्या बनता है? सस्पेंसर बनता है। जबकि एपिकल सेल्स में दो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, जिसके फलस्वरूप पहली स्टेज जो बनती है वो 4 सेल्ड बनती है, उनमें ट्रांसफर डिवीज़न होता है, फिर 8 सेल्ड बनती है, फिर मल्टीपल डिवीज़न के फलस्वरूप गोलाकार, फिर हृदयाकार, इस तरह से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ फर्स्ट से जो ट्रांसफ़र डिवीज़न है ये यहाँ तक सेम है। उसके बाद में यहाँ हमने देखा कि कंटिन्यूस ट्रांसफ़र डिवीज़न होते हैं जिससे सस्पेंसर बनता है, वो यहाँ नहीं होता। दूसरी बात, एपिकल सेल में जो 2 पेरिक्लाइनल डिवीज़न 90 डिग्री पे बनते हैं, जिससे 4 सेल्ड स्टेज जो प्रो एम्ब्रियो की या चतुष्टांशक प्राक भ्रूण जिसको हमने हिंदी में कहा था, उसकी जो अवस्था आती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ एपिकल सेल में एक और ट्रांसफर डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेल बन जाती हैं, और इस तरह से 3 सेल्ड स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है? 3 सेल्ड स्टेज आती है, जहाँ से ही कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सबसे ऊपर वाली जो सेल है इसको आप एपिकल या टर्मिनल सेल भी कह सकते हो, शीर्षस्थ या अंतस्थ कोशिका। जो बीच वाली है वो हमेशा आपको पता है ही मिडिल सेल यानी कि मध्य कोशिका कहलाएगी, और जो सबसे नीचे वाली है वो आपकी बेसल सेल यानी कि आधारीय कोशिका कहलाएगी। अब यही ये जो 3 सेल्स हैं यही आगे जा कर के कंप्लीट मोनोकॉट एम्ब्रियो का क्या कर देती हैं? डेवलपमेंट करती हैं। तो इसको अपन एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, ध्यान से सुने। तो ये है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का डायग्राम। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोनोकॉट एम्ब्रियो। यहाँ इसका अपन पढ़ेंगे DEVELOPMENT, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर।
ये आप देख सकते हैं निषेचन के पश्चात जो स्थिति बनती है उसमें आपको ये बीजांड दिखाई दे रहा है, जिसके मैंने 2 छोर यहाँ पर दिखाए हैं। चलाजा जिसे आप निभाग कह सकते हैं, माइक्रोपाइल जिसे आप बीजांड द्वार कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको ये बीचों बीच जाइगोट यानी कि आपको युग्मनज दिखाई दे रहा है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष दिखाई दे रहा है जो कि त्रिगुणित अवस्था है, और युग्मनज जो कि द्विगुणित अवस्था है। अब ये अलग से मैंने यहाँ जाइगोट यानी कि युग्मनज को लिख दिया है 2n, जहाँ इसका ये वाला सिरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला सिरा सलाजल एंड है। अब अगर अपन देखें तो यहाँ सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बनती हैं, 1 एपिकल सेल और दूसरी नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल। उसके बाद एपिकल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन एक बार फिर होता है। बेसल सेल में आगे कोई विभाजन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। ऊपर जो वो ऊपर की सरफ से ऊपर की तरफ जो बनती है उसको हम कहेंगे एपिकल सेल। दूसरा जो है वो कहलाएगी आपकी मिडिल सेल। थर्ड जो है ये बेसल यानी कि आधारीय कोशिका। तो सबसे पहले नंबर की शीर्षस्थ कोशिका। अब होता क्या है, शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा केवल और केवल जो भ्रूण के भाग हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भ्रूण के भाग जो बनाए जाएंगे, एपिकल सेल केवल और केवल क्या बनाएगी, बीज पत्र बनाएगी, और वो भी संख्या में कितना, केवल 1। दूसरा मिडिल सेल जिसे आप कहेंगे मध्य कोशिका। भ्रूण के लगभग समस्त भाग जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, भ्रूण के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी मध्य कोशिका के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। जहां आप देखेंगे तो ये आपका मूलांकुर यानी कि रेडिकल बनाएगी। उसके अलावा एक ये सस्पेंसरी सेल यानी कि निलंबकीय कोशिका, निलंबक नहीं बनेगा, केवल निलंबकीय कोशिका बनाएगी। उसके अलावा ये प्रांकुर भी बनाएगी। इसी के द्वारा जिसे अपन कह सकते हैं बीज पत्रोपरिक, इंग्लिश में इजी रहता है आपको याद करने का, एपिकोटाइल, बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल, और साथ ही साथ यहाँ इसी के द्वारा ही जो और भी आगे डिवीजन के फलस्वरूप जो सेल्स बनेंगी, वहाँ मूलांकुर की सुरक्षा के लिए मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा बनेगा। प्रांकुर की सुरक्षा के लिए सेल्स का एक ग्रुप जो प्रांकुर को ढक करके रखेगा, वहाँ कोलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल बनेगा। वो भी सब किसके द्वारा डेवलप होंगे, मध्य कोशिका के द्वारा डेवलप होंगे। आधारीय कोशिका जो है बेसल सेल जिसे हम कह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ आधारी कोशिका। अब डिवीज़न का पैटर्न क्या है, पूरी डिटेल में जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपने चूँकि 12th NCERT के अकॉर्डिंग अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। यहाँ केवल आपको इतना ही समझना है कि जो एपिकल सेल है उसमें डिवीज़न इस तरह से होते हैं कि एक तरह से आप ये मान लो कि एंटीक्लाइनल डिवीज़न, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है सेल का। क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया। और वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होकर के यहाँ एक मीडिएट जो बीच का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है। एक्चुअल में आपको इसके बाद में सीधा अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ ऐसे समझ लें कि सेल में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, एंटीक्लाइनल डिवीज़न से हमारा क्या मतलब है कि ये सेल है, तो एंटीक्लाइनल डिवीज़न में जब होगा तो 1 से कितनी बनेंगी, 2, 2 से कितनी हो जाएंगी, 4, 4 से कितनी हो जाएंगी, 8। तो कुल मिलाकर के इस तरह से यहाँ आप देखेंगे तो जो पहले सरफेस एरिया केवल इतना सा था, अब वो सरफेस एरिया बढ़ करके कितना हो गया, इतना। तो इसके द्वारा आगे जा कर के ये एपिकल सेल डिवीज़न के पश्चात यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो आगे जा कर के क्या बनाने वाली है, बीज पत्र बनाने वाली है। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ये बीज पत्र बनाएगी। बात आती है मिडिल सेल की, तो मिडिल सेल में एंटीक्लाइनल डिवीज़न भी होते हैं, पेरीक्लाइनल डिवीज़न भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न भी होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीज़न भी होते हैं। यानी कि
जितने भी तल हैं विभाजन के, उनमें सभी प्रकार के विभाजन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुकोशिकीय संरचना के रूप में, यानी कि कोशिकाओं की एक संहति का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेल मास यहाँ डेवलप होता है, जो आगे जा करके इन भ्रूण के सभी भागों का निर्माण करेगा। मूलांकुर, निलंबकीय कोशिका, प्रांकुर, प्रांकुरचोल, मूलांकुरचोल, बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक वगैरह सब इसी के द्वारा डेवलप किए जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं ये बेसल सेल, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो बेसल सेल है रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह स्टोर करके थोड़ा सा अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, या फूल जाती है, या स्वलोन जिसे अपन कह सकते हैं थोड़ी सी मोटी हो जाती है, फूल जाती है, या आकार में जी यहाँ अपन लिख सकते हैं लार्ज, बिकम लार्ज इन साइज, आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बाकी डिवीजन इसमें नहीं होता। अब नेक्स्ट यहाँ इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है, जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं बाहर की तरफ एक ये ढाल नुमा संरचना के रूप में कोटिलेडन, जिसे मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ बीज पत्र, ये डेवलप होता है। खास बात यह है कि बीज पत्र का कुछ भाग अंदर की ओर वृद्धि करके इस मिडिल सेल की जो सेल मास है, यानी कि जो कोशिकीय संहति है, इसमें धंस जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये जो पार्ट है इसको अपन यहाँ लिखेंगे बीज पत्रीय नोड, या एक तरह से इंग्लिश में अपन इसको कह सकते हैं कोटिलेडनरी नोड, जो इसके अंदर धंस जाता है। इसका काम क्या है वो अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, ये जो पार्ट आपको सब दिखाई दे रहे हैं, अब चूंकि अपन ने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा मैं इधर आपको रिकॉल करता हूँ कि जैसे ये भ्रूणीय अक्ष है, जहाँ बीजपत्र जुड़ते हैं, जहाँ बीजपत्र जुड़ते हैं उस जुड़ने की संधि के ऊपरी भाग को कहा जाता है एपिकोटाइल, और निचले वाले भाग को, संधि स्थल के निचले वाले भाग को मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, यानी कि ये बीजपत्रोपरिक और ये बीजपत्राधार। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो बीजपत्र है, जो कोटिलिडनरी नोड के द्वारा यहाँ इस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर वाला भाग, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में शो किया है, इसको आप कहेंगे एपिकोटाइल। क्या कहेंगे इसको, एपिकोटाइल। हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ बीजपत्रोपरिक। आधारीय भाग जो इसके नीचे वाला पार्ट है, उसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। और ये कहलाएगा बीजपत्राधार। ये आप देख सकते हैं बेसल सेल, जिसमें कोई चेंजेज नहीं है, यानी कि आधारीय कोशिका में यहाँ आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी कोशिका जो आधारीय कोशिका और इस भ्रूण के इन भागों के साथ अटैच रहती है, ये कहलाती है सस्पेंसरी सेल। हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं निलंबकीय कोशिका। तो कुल मिलाकर के इस तरह से यहाँ आप देखेंगे तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल यहाँ डेवलप हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली बात है, एपिकोटाइल के ऊपरी भाग की ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि सभी विभज्योतिकी प्रकृति को शो करती हैं, उसी तरह से ये नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं सेल्स में मॉडिफिकेशन के द्वारा आगे जा कर के क्या बनेगा, प्लूम्यूल। क्योंकि एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है, डेवलप रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। तो यहाँ डेवलप होगा प्रांकुर और यहाँ डेवलप होगा मूलांकुर। तो अगले चित्र में अपन यहाँ बात करते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट डायग्राम। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो डायग्राम था उसमें ये हमने लिखा था बीज पत्र, ये था कोटिलिडनरी नोड, ये एपिकोटाइल यानी कि बीजपत्रोपरिक, ये हाइपोकोटाइल यानी कि बीजपत्राधार। अब आप देखेंगे कि जो बाकी है, मैंने सेल्स को इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर के रूप में शो कर दिया है। यहाँ जो कुछ सेल्स हैं वो संघनित होकर के उनका केंद्रक बड़ा हो जाता है और जो कोशिका द्रव्य है वो काफ़ी सघन हो जाता है,
तो यहाँ जो ये पूरा का पूरा इलाका है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल को इस तरह से कवरिंग करने वाली जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है सेल्स की, ये कहलाती है कोलियोप्टाइल। क्या कहलाती है? कोलियोप्टाइल। हिंदी में आप इसे याद रखेंगे प्रांकुर चोल। क्या कहेंगे? प्रांकुर चोल। इसी प्रकार हाइपोकोटाइल के नीचे वाले पार्ट में यहाँ आप देख सकते हैं ये सस्पेंसरी सेल है जो यूँ की यूँ ही रखी हुई है, ऐसे की ऐसी पड़ी है। ये बेसल सेल है जिसमें कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है इनिशियल कंडीशंस में। हाइपोकोटाइल के नीचे वाले पार्ट में ये जो पोर्शन है रेड कलर में, जैसे मैंने ग्रीन शो किया है वैसे ही रेड कलर शो किया है, ये आपका कहलाता है रेडिकल। और इस रेडिकल को आप हिंदी में कह सकते हैं मूलांकुर। इसी तरह से मूलांकुर को भी यहाँ प्रोटेक्टिव लेयर सेल्स की पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। हिंदी में आप लिखेंगे मूलांकुर चोल। क्या कहेंगे इसको? मूलांकुर चोल। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे बीजपत्र, बीजपत्री पर्व जो भ्रूण के जो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल उनके बीचों बीच धंसा हुआ रहता है। इसका मेन जो काम है वो यहाँ अपन जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके इस डायग्राम के थ्रू, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। एपिकोटाइल के ऊपर की तरफ प्रांकुर बनता है, प्रांकुर को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करवाई जाती है जो प्रांकुर चोल कहलाती है। उसके अलावा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका रेडिकल और कोलियोराइजा यानी कि मूलांकुर और मूलांकुर चोल कहलाता है। बेसल सेल में कोई चेंजेज नहीं है, सस्पेंसरी सेल में कोई चेंजेज नहीं है। ये कंप्लीट डेवलप्ड मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये आपका हो गया मोनोकॉट एम्ब्रियो यानी कि एक बीज पत्री भ्रूण। संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, बीज पत्र केवल एक है। यहाँ भ्रूण के इस वाले पार्ट में आपको कुछ एनसीईआरटी में जैसे कि अपने शो किया हुआ है, वहाँ इस तरह से कुछ उभार युक्त स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है, ये इस प्रकार से। और इसको नाम दिया गया है वहाँ एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट ये माना जाता है कि जो एडवांस जो हैं वो मोनोकॉट्स हैं। तो यहाँ एपीब्लास्ट जो है ये एक मतलब अवशेषी पार्ट है एक प्रकार से दूसरे बीजपत्र का, यानी कि जो द्विबीजपत्री पादपों की तुलना में एक बीजपत्री जो पादप हैं वो एडवांस माने जाते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में बीजपत्र एक ही रह गया, जो अवशेष है उसको एपीब्लास्ट या एपीब्लास्टिक सेल का जो ग्रुप है उसके रूप में भी यहाँ माना जाता है। इतनी ज़्यादा डिटेल आपसे वैसे नहीं पूछी जाएगी बड़ी क्लासेस में, तो फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तो इसको अपन दूसरे बीजपत्र का एक अवशेष मात्र मान सकते हैं। अब यहाँ एक मैंने डायग्राम शो किया है आपके सामने जो कि एक बीजपत्री बीज मेज, बॉटनिकल नेम है इसका जिया मेज यानी कि मक्का। इसके बीज की एलएस अपन ने यहाँ शो की है, जिसमें सबसे बाहर ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो आप, क्योंकि ये कैरियोप्सिस फ्रूट एक प्रकार से, तो चाहे तो आप इसको सीड कोट कह दो या फ्रूट कवरिंग कह दो, एक ही बात है। अपन यहाँ इसको सीड कोट लिख लेते हैं। उसके ठीक नीचे की तरफ यहाँ ये जो लेयर दिखाई दे रही है पर्पल कलर में, वो आपकी है एल्यूरोन परत या एल्यूरोन लिख देता हूँ मैं यहाँ लेयर। ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष। ये एक लेयर पाई जाती है, एंडोथीलियल लेयर कह सकते हैं अपन जिसको बेसिकली या एपिडर्मल लेयर भी कह सकते हैं इसको, जो कि भ्रूण पोष को भ्रूण से सेपरेट करती है यानी कि अलग करती है। अब जब भ्रूणपोष भ्रूण से अलग हो गया तो इसको पोषण कैसे मिलेगा? तो बेसिकली होता क्या है, जो एल्यूरोन लेयर है इसमें पाए जाते हैं कुछ एंजाइम।
जो एंजाइम इस एंडोस्पर्म को स्टार्च से सरल शर्करा में यानी कि इसका करते हैं डाइजेशन, और डाइजेशन करने के बाद ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है बीजपत्र, जहाँ इसको कहा जाता है स्कूटेलम। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। स्कूटेलम। तो यहाँ इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये जो कोटिलिनेरी नोड है, इसी के थ्रू जो फूड है, फूड मटेरियल या जो न्यूट्रिशन है जिसको अपन लिख सकते हैं, ये इस एम्ब्रियो के पार्ट्स को अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो आपको पूरा मैंने, हालांकि इसको अगर आप नहीं भी शो करते हैं, पिंक कलर में ये जो मैंने दिखाया है जिसको मैं ब्लू लाइन से कवर कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका बीज पत्र है। चाहो तो आप इसको स्कूटेलम या आप कोटिलिडन या बीज पत्र लिख सकते हो। अब इस यहाँ अगर अपन अंदर की तरफ देखेंगे तो ये भ्रूणीय अक्ष, जिसके एक सिरे पर प्रांकुर चोल जो कि ढके हुए रहता है किसको? प्रांकुर यानी कि प्ल्यूम्यूल को। ये आपका बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल पार्ट, ये हाइपोकोटाइल पार्ट यानी कि बीज पत्राधार। दूसरा, यहाँ आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका कंप्लीट मूलांकुर, और इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग देने वाली ये जो सेल्स का ग्रुप है, ये कहलाता है मूलांकुर चोल। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ बात की मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की और मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की, जो कि एक्चुअल में मक्का का जो सीड है ये उसका एलएस, जिसमें एक बीजपत्री भ्रूण को दर्शाया गया है। ये भ्रूणपोष है जो कि स्टार्ची होता है, जिसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके एल्यूरोन लेयर जो एंजाइम से बनी हुई रहती है, कुछ हार्मोन्स भी हैं जिब्रेलिन वगैरह जो प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जर्मिनेशन के दौरान भी ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के कोटिलिडन में आता है, और कोटिलिडन जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है भ्रूण के इन सभी भागों में। तो ये था आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें। कोई भी क्वेरी हो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे तो खैर अलाउ नहीं है मैसेज भेजना, लेकिन आप टेलीग्राम पे छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अपनी कोई भी जो क्वेरी है वो आपको समझा दी जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।